कभी सोचा है सैकड़ों टन वजन वाला एक हवाई जहाज वो हवा में उड़ कैसे जाता है? ये तो किसी जादू जैसा लगता है। लगता तो है। आज हम इस जादू के पीछे का विज्ञान और इसकी दिलचस्प कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एफएए की एक गाइड है, नासा का एक लेख और कुछ ऑनलाइन चर्चाएं भी हैं। और मिशन ये है कि आखिर एक प्लेन हवा में टिका कैसे रहता है। हाँ। तो इसकी शुरुआत होती है उड़ान के 4 मूल बलों से। 4 बल? हाँ, एक है वेट यानी वजन जो उसे नीचे खींचता है और उसे ऊपर उठाता है, लिफ्ट। बिल्कुल। फिर है थ्रस्ट जो इंजन से मिलता है, वो आगे धकेलता है। और हवा की रुकावट, ड्रैग, उसे पीछे खींचती है। जब ये चारों बल मतलब संतुलन में होते हैं तो प्लेन सीधी रेखा में उड़ता है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। हमारे नासा सोर्स का कहना है कि लिफ्ट पैदा कैसे होती है, ये आज भी एक विवादास्पद विषय है। हाँ, यह हैरानी की बात लगती है। बिल्कुल, हमें तो स्कूल में हमेशा बर्नौली का सिद्धांत पढ़ाया गया था। तो क्या वो गलत है? गलत नहीं कहेंगे, पर शायद अधूरी कहानी है। अच्छा। देखो, बर्नौली का सिद्धांत ये कहता है कि जब हवा जैसी कोई चीज तेजी से चलती है तो उसका दबाव कम हो जाता है। हवाई जहाज का पंख ऊपर से थोड़ा घुमावदार होता है, तो हवा को ऊपर से लंबा रास्ता लेना पड़ता है और वो तेज हो जाती है। और नीचे से वो धीरे चलती है। सही। नतीजा ये होता है कि पंख के ऊपर कम दबाव और नीचे ज्यादा दबाव, और यही अंतर पंख को ऊपर की तरफ धकेलता है। एक मिनट, पर हवा पंख के ऊपर तेज क्यों चलती है? मतलब ऑनलाइन सोर्सेज में लोग इसी बात पर सवाल उठाते हैं। वो कोई रेस तो नहीं लगा रही कि उसे नीचे वाली हवा के साथ ही पंख के आखिरी तक पहुंचना है? बिल्कुल सही पकड़ा, और यहीं से बहस दिलचस्प हो जाती है। हाँ। कई लोग कहते हैं कि असली खेल तो न्यूटन का है। न्यूटन का तीसरा नियम? हाँ, हर क्रिया की एक बराबर और उल्टी प्रतिक्रिया होती है। हवाई जहाज का पंख असल में थोड़ा सा झुका हुआ होता है और हवा को नीचे की तरफ धकेलता है। अच्छा, जिसे डाउनवॉश कहते हैं। बिल्कुल। तो न्यूटन के नियम के मुताबिक अगर पंख हवा को नीचे धकेलेगा तो हवा पंख को ऊपर धकेलेगी। एकदम। इसका अनुभव तो हम सबने किया है। जैसे चलती कार की खिड़की से हाथ बाहर निकालकर उसे थोड़ा झुकाएं तो हवा हाथ को ऊपर उठाती है। हाँ, वो न्यूटन का सीधा साधा सिद्धांत है। तो फिर इन दोनों में से सही कौन है, बर्नौली या न्यूटन? असल में सच तो यह है कि दोनों ही सही हैं। दोनों? हाँ, और दोनों एक साथ काम करते हैं। ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। आप हवा को नीचे धकेले बिना, मतलब न्यूटन के बिना, वो दबाव का अंतर पैदा नहीं कर सकते जो बर्नौली समझाता है। अच्छा, तो ये दोनों मिलकर लिफ्ट बनाते हैं। हाँ, आधुनिक समझ यही है। अगर ये सिद्धांत इतना सीधा है तो इसे समझने में और फिर इसे लागू करने में सदियां क्यों लग गईं? मतलब चीन में पतंगे तो ईसा पूर्व से थीं, क्योंकि पतंग उड़ाना एक बात है और एक नियंत्रित कंट्रोल्ड उड़ान भरना बिल्कुल दूसरी। जो शुरुआती कोशिशें थीं, जैसे कोई टावर से कूद गया, वो बुरी तरह फेल हुई क्योंकि तब इन बलों की कोई समझ ही नहीं थी। सही। फिर 1799 में सर जॉर्ज केली ने पहली बार एक तरह से आधुनिक विमान का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें लिफ्ट के लिए पंख, थ्रस्ट के लिए इंजन और कंट्रोल के लिए पूंछ सब अलग अलग थे। और फिर 1903 में आते हैं राइट बंधु। उन्होंने इस पूरी पहेली को हल कर दिया। हाँ, उनकी पहली उड़ान सिर्फ 12 सेकंड की थी और 120 फीट। आज के हिसाब से तो कुछ भी नहीं लगता। लेकिन उस एक पल ने दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। उन्होंने दिखा दिया कि इन चारों बलों को एक साथ साधना मुमकिन है। और इसे साधने का सबसे बड़ा जरिया पायलट के हाथ में होता है। बिल्कुल। पायलट पंख के झुकाव को, जिसे एंगल ऑफ अटैक करते हैं, उसे बदलकर लिफ्ट को सीधे कंट्रोल करता है। लेकिन उसकी भी एक सीमा है ना? अगर पंख को बहुत ज्यादा झुका दिया जाए तो? तम उसे ही स्टॉल कहते हैं। तो कुल मिलाकर एक विमान उड़ाना इन 4 बलों के बीच एक बहुत नाजुक संतुलन है। और लिफ्ट कोई एक चीज नहीं, बल्कि दबाव का अंतर और हवा को नीचे धकेलने की क्रिया, मतलब बर्नौली और न्यूटन, दोनों का मिला जुला नतीजा है। इस पूरी चर्चा से एक बहुत गहरा सवाल मेरे मन में आ रहा है, जो हमारे एफएए सोर्स में भी छिपा है। उस गाइड के अनुसार एक विमान हमेशा एक ही एंगल ऑफ अटैक पर स्टॉल करता है, किसी एक एयर स्पीड पर नहीं। सही। इसे ध्यान में रखते हुए क्या ये कहा जा सकता है कि एक पायलट के लिए विमान को महसूस करने की जो क्षमता है,